प्यार और संस्कार वाली देवरानी वर्सेस जलन में डूबी हुई जेठानी। शाम को घर का दरवाजा जोर से खुलता है। शिल्पा शॉपिंग मॉल से लौटती है। दोनों हाथों में ढेर सारे ब्रांडेड शॉपिंग बैग लटके होते हैं। चेहरे पर अजीब सी अकड़ और घमंड होता है। देखो, आज तो मॉल से ढेर सारी शॉपिंग हो गई। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। शिल्पा एक एक करके बैग खोलकर ड्रेस दिखाने लगती है। देखो, मेरी ये साड़ी, ये मेरी ड्रेस, ये देवेंद्र के लिए शर्ट है। शिल्पा सारे कपड़े टेबल पर फैला देती है। तभी नंद कहती है, भाभी, मेरे लिए कुछ नहीं लाई? क्यों? मैं क्यों लाती तुम्हारे लिए? अपने लिए कुछ चाहिए तो अपने मम्मी पापा से मांगो। शिल्पा, ये बात करने का कौन सा तरीका है? अगर बेचारी ने पूछ भी लिया कि तुम उसके लिए कुछ नहीं लाई तो प्यार से भी तो बोल सकती थी। लेकिन तुम्हें तो तानों से फुर्सत मिले तब ना। आवाज में जरा भी मिठास नहीं है। मेरा क्या लेना देना इसकी हंसी खुशी से? इसने जैसे मुझसे सवाल पूछा मैंने वैसा जवाब दे दिया, बस। प्रियंका की आंखें भर आती हैं। वो बिना कुछ बोले चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। रात को डाइनिंग टेबल पर सब बैठे होते हैं। रसोई से अभी तक खाने की खुशबू या कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। अरे खाना कब तक आएगा? पूरा दिन ऑफिस में थक जाते हैं, जल्दी खाकर जल्दी सो जाते हैं। पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करो और घर आकर भी समय से खाना नहीं मिलता। भैया, आप तो फिर भी बाहर खा लेते हो। हमसे पूछो ना, जो पूरे दिन घर में रहते हैं वो भी भूखे हैं। उधर शिल्पा अपने कमरे में बेड पर लेटी मोबाइल चला रही होती है। जैसे ही वो उसे लगा कि अब खाने का पूरा टाइम हो चुका है, वो धीरे से उठती है और आलस से रसोई में जाती है। बस मैगी का पैकेट उठाती है और बनाकर एक बड़े कटोरे में भरकर बाहर रख देती है। ये क्या है? मैगी बनाई है तुमने? अरे रात को इतने घंटे में खाना बनाकर लाने को कहा था और ये सड़ी हुई मैगी, इसको खाकर किसका पेट भर रहा है? नहीं भर रहा तो लाओ, मुझे दे दो। तुम्हारी भी मैं खा लूंगी और मुझे तो यही बनाना आता है, तो मैं तो यही बनाऊंगी, बस। टेबल पर सबके चेहरे उतर जाते हैं। कमला देवी को गुस्सा आ जाता है और प्रियंका ने थाली आगे सरका देती है। अगली सुबह योगेश अपने कमरे से एक पैंट हाथ में लेकर बाहर आता है। वो सीधे शिल्पा के कमरे में जाता है। भाभी, आपने मेरी इस वाली पैंट के ऊपर की शर्ट देखी है क्या? परसों कपड़े धोए थे, शायद उन्हीं में होगी। मैं क्यों धोती भला तुम्हारे कपड़े? तुम्हारी मम्मी ने धोए होंगे, उन्हीं से जाकर पूछो। मैं क्या तुम्हारी माँ लग रही हूँ यहाँ जो तुम्हारे कपड़े धोऊं? भाभी, ये बात आप आराम से भी कह सकती थी। हर वक्त नाक पर गुस्सा ही रखा रहता है आपके। मुझे ना थोड़ा तमीज से बोला करो। तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी बहन नहीं हूँ जो इतने फ्रैंक होकर बात कर रहे हो। अब निकलो यहाँ से, मुझे बहुत काम है। योगेश बिना कुछ कहे गुस्से में बाहर निकल जाता है। योगेश सीधा रसोई में कमला देवी के पास पहुंच जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल होता है। मम्मी, भाभी का बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं बहुत तंग हो चुका हूँ उनसे। इतने में ऊपर से सीढ़ियों से प्रियंका उतरती है। कंधे पर कॉलेज का बैग होता है। अरे भैया, आप क्या, मैं भी तंग हो चुकी हूँ। इन्होंने हमें परेशान करके रख दिया है। कमला देवी ने दोनों को देखती है। सुबह सुबह बच्चों के चेहरे उतरे होते हैं। चलो, सुबह सुबह अपना मूड मत खराब करो, दोनों कॉलेज चले जाओ। वैसे भी आज तुम्हारा प्रैक्टिकल है। योगेश और प्रियंका एक दूसरे को देखते हुए बाहर निकल जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही कमला देवी गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। मेरे बच्चे सही कह रहे हैं, और बच्चे ही क्या, मैं खुद भी इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ना घर का कोई काम करती है, ना बाहर का, और जब देखो जुबान जोरी करती रहती है। कमला देवी की आंखों में चिंता साफ दिखती है। एक दिन दोपहर के समय घर में काफी चहल पहल होती है। मोहल्ले की कई औरतें आई होती हैं। कमला देवी सबके बीच बैठी मुस्कुरा रही होती है, लेकिन मन कहीं और ही होता है। थोड़ी देर बाद वो उठती है। आप सब बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वो सीधे शिल्पा के कमरे में जाती हैं। कमरे का दरवाजा खुला होता है। शिल्पा पलंग पर लेटी हुई फोन चला रही होती है। ईयरफोन कानों में, आंखें मोबाइल में गड़ी होती हैं। बेटा, नीचे कुछ औरतें आई हैं, सबके लिए चाय नाश्ता दे दोगी क्या? शिल्पा ना फोन हटाती है, ना ईयरफोन निकालती है और ना कोई जवाब देती है। कमला देवी कुछ पल वहीं खड़ी रहती हैं और फिर निराश मन से बाहर आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो प्रियंका के कमरे में जाती हैं। प्रियंका अपनी किताबें समेट रही होती है। बेटा, तू ही चाय बना दे, शिल्पा से कहकर आई थी, उसने सुना नहीं। प्रियंका एक बार में ही चुपचाप रसोई में जाकर गैस जलाती है और सबके लिए चाय बना लाती है। औरतें आपस में एक दूसरे को देखने लगती हैं। अरे बहन जी, इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी हमें पता है आपकी बहू कैसी है। अगर बाहर से कोई इंसान भी आ जाए तो एक गिलास पानी तक ना पिलाए। और अपनी बेटी को क्यों परेशान कर रही हो? इसके तो एग्जाम चल रहे होंगे। अरे बहन जी, कोई बात नहीं, जब तक मैं और मेरी बेटी हैं इस घर में, तब तक कोई भी इस घर से भूखा प्यासा नहीं जाएगा। बहन जी, अब तो आप अपने छोटे बेटे की शादी के बारे में सोचो, क्योंकि बड़ी बहू ने तो पूरे मोहल्ले में आपकी थू थू करा रखी है। ना किसी काम की है, ना किसी को मान देती है।
इस बार सोच समझ कर बहू ढूंढना, कभी ऐसी अमीर और घमंडी बहू मत ले आना, थोड़े हल्के परिवार की संस्कारी बहू लाना जो सबका सम्मान करे। हाँ बहन जी, लड़की तो मैंने देख रखी है। मेरी एक पुरानी गांव की दोस्त है, उसकी बेटी है, बहुत अच्छी और संस्कारी है। अब देखती हूँ मेरे बेटे को पसंद आएगी या नहीं। रात को कमला देवी अपने पति रमेश जी के पास बैठी होती हैं। चेहरे पर दिन भर की थकान और मन में कई सवाल होते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद कमला देवी बात शुरू करती हैं। सुनिए, क्यों ना हम शकुंतला के घर चलें और उससे अपने छोटे बेटे की शादी की बात करें। वैसे भी उससे मिले हुए कितने साल हो गए, गांव भी घूम आएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और वैसे भी नेहा बहुत अच्छी बच्ची है। मुझे आज भी याद है बचपन में वो सबका कितना ख्याल रखती थी। एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब थी, उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे सिर पर पट्टी रखी थी। हाँ, बचपन में तो वो बहुत केयर करती थी, अब पता नहीं कैसी होगी। कल उनसे बात करके आते हैं, जो होगा भगवान पर छोड़ देंगे। रमेश जी ने हामी में सिर हिलाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार गांव के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो शकुंतला देवी के घर पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा सादा और गरीब घर। कमला देवी दरवाजे पर ही रुक जाती हैं और मुस्कुराती हैं। अरे शकुंतला, कैसी है तू? बड़े दिनों बाद मिलना हो रहा है तुझसे। शकुंतला देवी पहले तो चौंक जाती हैं और आंखों में चमक आ जाती है। कमला, आप इतने सालों बाद मुझसे मिलने आई हो? हाँ, अब अंदर भी नहीं बुलाएगी क्या मुझे? अरे नहीं नहीं, आओ, ये तो आपका ही घर है। सब लोग अंदर आ जाते हैं। मिट्टी की दीवारें, पुराना सा फर्नीचर, और सब बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद शकुंतला देवी चाय लेकर आती है। चाय के साथ सब हल्की फुल्की बातें करते हैं। शकुंतला, तेरी बेटी कहाँ है? वो अंदर ही है, कुछ काम कर रही है अपना। मैं आज तुझसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। मुझे अपने छोटे बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ चाहिए। आप तो मेरे हालात जानती ही हो, इसके पापा तो है नहीं, मैं अकेली हूँ, शादी में उतना कुछ दे भी नहीं पाऊंगी। शकुंतला, मैं सब जानती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरी बेटी के। मुझे पता है तेरी बेटी खरा सोना है और तूने उसे सारे अच्छे संस्कार दिए हैं। तुमने तो मेरा दिल हल्का कर दिया। मुझे बस दिन रात एक ही टेंशन रहती थी, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी। सब लोग आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद शुभ मुहूर्त में नेहा और योगेश की शादी हो जाती है। सुबह गृह प्रवेश होता है। नेहा लाल जोड़े में सिर झुकाई खड़ी होती है। कमला देवी आरती की थाली लेकर आगे बढ़ती है। उसी समय शिल्पा साड़ी को संभालते हुए तिरछी नजरों से नेहा को देखने लगती है। चेहरे पर वही घमंड और जलन होती है। कितनी गंवार बहू ले आए हो आप लोग। मैं इतने अमीर घर की हूँ, कम से कम कोई मेरे स्टैंडर्ड की तो लाते। देवरानी का स्टैंडर्ड मैच कर देती। शिल्पा, तुम्हें इस रस्म में शामिल होना है तो हो, वरना यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे मुंह से कुछ शुभ निकल ही नहीं सकता। भाभी, ये भले ही गरीब घर से आई हो, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा संस्कारी और अच्छी है। ये सुनते ही शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो चुपचाप मुड़कर वहां से चली जाती है। कमला देवी ने नेहा की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराती है। आओ बहू, इस घर में कदम रखो। नेहा धीरे से कलश को ठोकर मारती है और सबके पैर छूती है और प्रियंका को गले लगाती है। अगली सुबह घर में फिर से रौनक होती है। नेहा की मुंह दिखाई की रस्म। नेहा ऊपर कमरे से नीचे उतरती है। अपनी मम्मी पापा की पुरानी साड़ी पहनी होती है। सिर पर लंबा सा घूंघट और पैरों में ऊंची ऊंची सैंडल, गले में 2 नकली हार, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। धीरे धीरे सारी औरतें और रिश्तेदार आ जाते हैं। तभी शिल्पा आती है, फिश कट साड़ी में, पूरी तरह सजी संवरी। वाकई बहुत सुंदर लग रही होती है। ये तो मेरे पासिंग भी नहीं है। अगर मुझे कोई 10 नंबर देगा ना, तो मेरे सामने इसे कोई 0 नंबर दे देगा। इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है मेरे सामने। देखो जरा, 2 फुट का घूंघट करके आई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अमीर ससुराल में कोई देहाती बहू आ गई हो। कमला जी, आपकी बड़ी बहू को तो बोलने के सिवाय कुछ नहीं आता। देखिए छोटी बहू से किस तरह बात कर रही है, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रही है। इसे जरा भी शर्म लिहाज नहीं है कि लोग बैठे हैं या नहीं। अरे बहन जी, इसका तो आप पूछो मत। ये तो ऐसी है, कभी भी कुछ भी कह देती है। हाँ बहन जी, वो तो साफ पता चल रहा है कितनी मुंहफट है। और ये आपकी छोटी बहू को देखिए कितने सलीके से बैठी है। चाहती तो अभी जवाब दे सकती थी, लेकिन चुप है। यही तो असली संस्कार होते हैं। नेहा सब सुन रही होती है। उसकी आंखें झुकी होती हैं। अगली सुबह नेहा चुपचाप सबसे पहले उठ जाती है। नहा धोकर साफ साड़ी पहनती है और पूजा करती है। हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है। उम्मीद करती हूँ अच्छा खाना बनाऊं और सबको पसंद आए। पूजा के बाद वो सीधे रसोई में चली जाती है। वो पूरे मन से खाना बनाना शुरू करती है और बनाती है गर्मा गर्म छोले भटूरे, पाव भाजी और हल्के में पोहा। धीरे धीरे पूरा घर खुशबू से भर जाता है।
नेहा ने डाइनिंग टेबल को सलीके से सजा देती है। सब लोग एक एक करके टेबल पर आकर बैठने लगते हैं। रमेश जी ने जैसे ही टेबल देखते हैं आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, आज तो सच में नाश्ता एकदम नाश्ते जैसा ही लग रहा है। आप सही कह रहे हैं, 2-3 साल में पहली बार इतना अच्छा नाश्ता टेबल पर दिख रहा है, वरना तो एक कटोरा रखा मिलता था, उसी से काम चलाना पड़ता था। अरे वाह, नेहा ने तो मेरे फेवरेट छोले भटूरे बना दिए। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। भाभी, पाव भाजी की खुशबू से ही पेट भरने वाला है। शिल्पा भी कुर्सी पर बैठ जाती है और ताने दिए बिना रह नहीं पाती है। हाँ हाँ, मैं तो यहाँ किसी को कुछ देती ही नहीं थी ना। इस बार उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। सब लोग खाते हुए सिर्फ नेहा की तारीफ कर रहे होते हैं। खाना खत्म होते ही कमला देवी ने नेहा के पास बुलाती है। बहू, तूने दिल जीत लिया। वो नेहा के गले में सोने की चेन डाल देती है। रमेश जी मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अंगूठी का डिब्बा रख देते हैं। ये तुम्हारी मेहनत का तोहफा है बेटा। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है और झुककर दोनों के पैर छूती है। शिल्पा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। मुझे तो मेरी पहली रसोई में आप लोगों ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी, और इसे देखो रिंग और चेन दी जा रही है। जो जैसा काम करेगा उसे वैसा ही सम्मान मिलेगा। और तुम्हें याद है अपनी पहली रसोई पर तुमने क्या बनाया था? जला हुआ पराठा। और तुम सोचती हो कि जले हुए पराठे पर हम तुम्हें चैन देते? जाओ जाकर अपना काम देखो। ये सुनते ही शिल्पा की जुबान बंद हो जाती है। वो कुर्सी से उठी और बिना कुछ कहे खाने के बीच से वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह से ही नेहा घर के कामों में लगी होती है। कभी झाड़ू, कभी पोछा, तो कभी रसोई। हर काम पूरे मन से करती है। कमला देवी उसे देख रही होती है। उनके चेहरे पर संतोष होता है। नेहा बेटा, आज थोड़ा शॉपिंग करके आ जा। तुझे भी 2-4 कपड़ों की जरूरत होगी। अब तुम घूमने भी तो जाओगे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो। नेहा मॉल जाती है। अपने लिए भी सादे से कपड़े लेती है, लेकिन हर दुकान पर उसकी नजर किसी और चीज पर ही जाती है। कभी मम्मी जी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कुर्ता, योगेश के लिए शर्ट, प्रियंका के लिए ड्रेस और देवेंद्र के लिए कोट। थोड़ी देर में उसके हाथ में कई छोटे छोटे बैग्स होते हैं। शाम को नेहा घर लौटती है। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। नेहा ने एक एक करके बैग निकालने लगती है। मम्मी जी, ये आपके लिए लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ। नंदी जी, ये आपके लिए। पापा जी, आपके लिए। जेठ जी, ये आपके लिए है। सबके चेहरे खिल उठते हैं। बेटा, मुझे तो नहीं लगता कि तूने अपने लिए कुछ भी शॉपिंग की होगी। मैंने तो तुझे अपनी शॉपिंग करने भेजा था और तू सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ गई। मम्मी जी, मैं अपने अकेले के लिए कपड़े खरीदूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रियंका हल्की मुस्कान के साथ शिल्पा की ओर देखते हुए कहती है। भाभी, वो तो बहुत दिल की अच्छी है, वरना दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करते हैं और खुद को महारानी मानते हैं। अब थोड़ा कम बोलो तुम। अगली सुबह प्रियंका अपने कमरे में इधर उधर कपड़े फेंक रही होती है। कॉलेज की ड्रेस ढूंढ रही होती है। अरे यार, मेरी कॉलेज की ड्रेस कहाँ चली गई? आज तो लेट हो रही हूँ मैं। पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी वक्त नेहा दरवाजे पर आती है। उसके हाथ में प्रेस हुई ड्रेस होती है। दीदी, आप यही वाली ड्रेस ढूंढ रही थी ना? प्रियंका ने जैसी ड्रेस देखती है उसके चेहरे पर राहत आ जाती है। भाभी, आपने तो मेरी जान बचा ली। मैं कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रही थी। मैंने ये कमरा पूरा खराब कर दिया है, लेकिन पक्का वादा करती हूँ कॉलेज से आकर सब साफ कर दूंगी। दीदी, आप आराम से जाइए, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपका ब्रेकफास्ट मैंने टेबल पर रख दिया है। नीचे जाकर नेहा ने खुद अपने हाथ से प्रियंका को 2-3 निवाले खिलाती है। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। प्रियंका जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाती है। दरवाजे के पास खड़ी शिल्पा ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर चुपचाप जलन साफ दिखती है। प्रियंका को भेजने के बाद नेहा रसोई में जाती है और कुछ ही देर में चाय की खुशबू फैल जाती है। नेहा ट्रे लेकर कमला देवी के कमरे में पहुंच जाती है। वाह बेटा, मैं तो अभी चाय का सोच ही रही थी और तू चाय लेकर भी आ गई। आपकी चाय तो टाइम पर आनी चाहिए। कमला देवी प्यार से नेहा के सिर पर हाथ फेरती है। अगली सुबह रमेश जी गार्डन से टहलकर घर के अंदर आते हैं। कमला, मेरी दवाइयां सही जगह रखी हैं क्या? वो पूरे घर में अपनी दवाइयां ढूंढने लगते हैं। आखिरकार डिब्बा तो मिल जाता है, लेकिन उससे दवाई खाली होती है। अरे, ये तो खत्म हो गई है। उसी समय बाहर से नेहा अंदर आती है। उसके हाथ में दवाइयों की पन्नी होती है। पापा जी, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। मैंने देख लिया था कि ये खत्म हो रही है। राशन का सामान लेने गई थी तो सोचा आपकी दवाई भी ले चलूं। अरे बेटा, जिस दिन से तू इस घर में आई है, ये घर नहीं स्वर्ग बन गया है। नेहा उनको दवाई दे देती है। अगली सुबह रसोई में नेहा योगेश का टिफिन बड़ी प्यार से पैक कर रही होती है। उसी वक्त देवेंद्र दरवाजे के पास से चुपचाप निकलने ही वाला होता है कि नेहा की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे जेठ जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने आपका टिफिन भी पैक कर रखा है, इसको तो लेकर जाइए।
देवेंद्र रुक जाता है और पलटकर नेहा की ओर देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे तुमने मेरा टिफिन भी पैक कर रखा है? हाँ जेठ जी, मैंने आपके लिए भी टिफिन लगाया है। मैं आपको अकेला क्यों छोड़ती। अरे नेहा, थैंक यू सो मच। मैं यही सोच रहा था, इतने दिन से बाहर का खाना खाकर मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको रोज टिफिन दिया करूंगी। और हाँ, याद से लेकर जाया कीजिएगा। चलो मैं चलता हूँ। अगली दोपहर प्रियंका कॉलेज से लौटती है और उसका हाथ लटका होता है और वो जोर जोर से रो रही होती है। नेहा दौड़कर उसके पास जाती है और उसे सोफे पर बिठा देती है। दीदी, आपको क्या हुआ। भाभी, आज कॉलेज में मुझे चोट लग गई है, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नेहा एक पल भी नहीं रुकती और वो तुरंत प्रियंका को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जांच करते हैं और उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। अगले 2-3 दिन नेहा प्रियंका की पूरी तरह देखभाल करती है। सुबह शाम खाना बेड पर ही देना, चाय देना, दवा टाइम पर देना और सब कुछ बिना थके करती है। पूरा घर ये सब देख रहा होता है। देखो नेहा, घर का कितना काम करती है और प्रियंका का भी कितना अच्छे से ख्याल रखती है। हाँ, नेहा को बहू बनाकर तो हम सच में धन्य हो गए। नेहा चुपचाप घर का काम करती रहती है। देख रही हो शिल्पा, नेहा कितनी अच्छी है, सबका कितना ख्याल अच्छे से रखती है। तुम भी नेहा से कुछ सीखो। मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना ही बोला करो जितना तुम्हें पता हो। आए बड़े नेहा के चमचे। नेहा के आने के बाद घर में प्यार, सुकून और तारीफें बढ़ाने लगती हैं। उसी के साथ शिल्पा की जलन भी कई गुना बढ़ने लगती है। अब वो खुलकर नहीं, चुपचाप नेहा का हर काम खराब करने लगती है। एक दिन नेहा खाना बना रही होती है। नेहा के जाने के बाद शिल्पा चुपचाप रसोई में आती है और दाल में नमक ज्यादा डाल देती है और सब्जी में थोड़ी तेज मिर्च झोंक देती है। नेहा सबको खाना परोसती है। पहला निवाला लेते ही कमला देवी का मुंह बिगड़ जाता है। नेहा, आज खाने में ये क्या कर दिया। दाल तो बहुत ज्यादा नमकीन है और सब्जी इतनी तीखी। मम्मी जी, मैंने तो सब सही डाला था। शिल्पा कोने में खड़ी मनी मन मुस्कुरा रही होती है। दूसरे दिन प्रियंका की ड्रेस नेहा ने बड़े ध्यान से प्रेस करके बेड पर रख देती है। नेहा जैसे ही बाहर जाती है, शिल्पा आती है और जानबूझकर स्त्री ड्रेस पर गरम प्रेस करके रख देती है और ड्रेस जल जाती है। प्रियंका ने देखते ही चिल्लाते हुए आवाज लगाती है, भाभी, ये आपने क्या किया, मेरी पूरी ड्रेस जला दी। हद है आपसे, पता नहीं कैसे काम करने लगी हो आप। सबको लगता है गलती नेहा की है और नेहा खुद हैरान रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन ऑफिस में देवेंद्र ने जैसे ही टिफिन खोलता है, उसमें सिर्फ सूखी रोटियां होती हैं, सब्जी गायब होती है। ऑफिस में सब हंस पड़ते हैं। शाम को घर आते ही देवेंद्र का गुस्सा फूट पड़ता है। नेहा, तुम्हें पता है आज ऑफिस में मेरी कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है। मेरे टिफिन में सिर्फ रोटी रखती, सब्जी क्यों नहीं रखी। जेठ जी, मैंने तो पूरा टिफिन पैक किया था, सब्जी भी रखी थी, फिर ये रोटी कैसे रह गई। शिल्पा पीछे खड़ी चुपचाप तमाशा देख रही होती है। अगले दिन प्रियंका नेहा से कहती है, भाभी, मेरा असाइनमेंट बना दीजिए, कल जमा करना है। नेहा ने पूरी रात जागकर पूरा असाइनमेंट तैयार करती है। सुबह शिल्पा चुपके से फाइल उठाती है और कुछ पेज फाड़ देती है। कॉलेज में टीचर ने प्रियंका को सबके सामने बहुत डांट लगाती है। ये क्या है, अधूरा असाइनमेंट, तुम्हें जिम्मेदारी नहीं है क्या। प्रियंका रोती हुई घर आती है और नेहा उससे पूछती है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती और गुस्सा रहती है। अब हाल ये होता है कि नेहा जो भी खाना बनाए वो गलत बनता है, जो भी काम करे वो उल्टा हो जाता है। हर बार उसी का दोष मिलता है। नेहा रात को चुपचाप अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। भगवान, मैं तो पूरे मन से सब कर रही हूँ, फिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर शिल्पा की जलन अब सुकून में बदल रही होती है, नेहा को तकलीफ में पहुंचाकर। अगले दिन दोपहर को रसोई में नेहा सब्जी बना रही होती है। आज वो हर चीज बहुत ध्यान से कर रही होती है। उसी बीच वो पानी लेने बाहर जाती है। पीछे से शिल्पा दबे पांव रसोई में आती है और वो सब्जी में तेज नमक डाल रही होती है और चूल्हे की गैस को एकदम तेज कर देती है। शिल्पा पलटी और ऐसे चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वो सब नेहा चुपके से रसोई की खिड़की से देख लेती है। अच्छा, तो ये सब इन्हीं के काम थे। मैं सोच रही थी मेरा हर काम अचानक इतना खराब क्यों होता जा रहा है, लेकिन मैं इनको एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगी। नेहा ने बिना कुछ कहे थोड़ा सा पानी उबालकर सब्जी अलग से डाल देती है और नमक बैलेंस हो जाता है। वो सबको खाना परोसती है। आज तो सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। शिल्पा हैरान रह जाती है। अगले दिन प्रियंका की ड्रेस प्रेस करते समय शिल्पा ने फिर जानबूझकर इस्त्री ज्यादा देर रख देती है। नेहा ने दूर से देख लेती है। वो तुरंत दौड़कर इस्त्री हटा देती है। थैंक यू भाभी, आज तो आपने अच्छी प्रेस की है।
शिल्पा के चेहरे पर फिर से जलन आ जाती है। अगली सुबह शिल्पा देवेंद्र के टिफिन से सब्जी निकालने लगती है। नेहा दरवाजे पर खड़ी होती है। नेहा चुपचाप एक अलग डिब्बे में सब्जी रखकर देवेंद्र के बैग में डाल देती है। ऑफिस में देवेंद्र को पूरा खाना मिलता है। शाम को, अरे आज का टिफिन तो बहुत अच्छा था। शिल्पा हैरान रह जाती है। अब वो अपने मन जलन अब हद पार कर चुकी होती है। अगर नेहा ना रहे तो सब फिर से मेरे ही होंगे। अगले दिन शिल्पा आंखों में अजीब सी चालाकी चमक होती है। दोपहर को घर के ज्यादातर लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। शिल्पा चुपचाप सीढ़ियों की तरफ जाती है और उसके हाथ में तेल की शीशी होती है। वो नीचे झुककर सीढ़ियों के ऊपर डाल देती है। आज देवरानी जाएगी और आज ही इसका खेल खत्म। नेहा ऊपर से सब देख लेती है। वो दरवाजे के पास खड़ी रहती है और फिर बच के नीचे आती है। आज सच सामने लाने का वक्त है, लेकिन बिना किसी झगड़े के। थोड़ी देर बाद नेहा जानबूझकर पैर पकड़कर बैठ जाती है। मम्मी जी, मेरे पैरों में आज बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा, तो उठ क्यों रही है, आराम कर। अगर शिल्पा दीदी से बाम मंगा देती तो अच्छा होता। हाँ हाँ शिल्पा, जरा बाम ले आओ। काश आज ये गिर जाए। जाते वक्त उसे याद होता है कि सीढ़ियों पर तेल गिरा है, लेकिन लौटते वक्त उसकी आंखों पर जलन की पट्टी बन चुकी होती है। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियों से आती है और अगले ही पल धड़ाम से गिर जाती है। पूरा घर उसकी चीख से गूंज उठता है। नेहा सबसे पहले दौड़ती है। दीदी! शिल्पा दर्द से तड़प रही होती है। उसका पैर अजीब तरह से मुड़ जाता है। हाय भगवान, ये कैसे हो गया? मम्मी जी, जल्दी डॉक्टर के पास चलना होगा। बिना एक पल गवाए सब लोग शिल्पा को अस्पताल ले जाते हैं। पैर में फ्रैक्चर है, कम से कम 1.5-2 महीने प्लास्टर रहेगा। शिल्पा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह उठकर नेहा सबसे पहले शिल्पा के कमरे में जाती है। फिर उसके लिए चाय बनाती है, दवाइयां देती है, खाना अपने हाथों से खिलाती है। रात को उसे करवट बदलने में मदद करती है। जिससे जलन की, वही इसकी इतनी सेवा कर रही है। दिन बीतते हैं। नेहा उसकी ऐसी की केयर करती है और शिल्पा भी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक रात शिल्पा के पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ दिख रही होती है। नेहा बिना कहे उसके पास बैठ जाती है, धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगती है और उसी पल शिल्पा टूट जाती है। नेहा चुपचाप उसकी तरफ देखती है। दीदी, मुझे सब पता था। क्या? मुझे पता चल गया था कि आप ही हर रोज मेरा काम बिगाड़ रही थी। खाने में नमक, ड्रेस जलाना, टिफिन, असाइनमेंट। शिल्पा की नजरें झुक जाती हैं। जिसकी वजह से मुझे सबसे डांट पड़ती थी, लेकिन मैंने तय किया मैं जवाब लड़ाई से नहीं दूंगी। मैं चाहती थी आप खुद अपनी गलती समझे। उस दिन भी मुझे पता था सीढ़ियों पर तेल गिरा है, लेकिन मैं चाहती थी आप अपनी गलतियों से सीखें। मैं आपको चोट नहीं देना चाहती थी, बस सच का एहसास कराना चाहती थी। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था, लेकिन उसी जाल में मैं खुद फंस गई। आज समझ आया, जलन सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी जला देती है। कोई बात नहीं दीदी, आपने अपनी गलती को मान लिया, बस यही मेरे लिए काफी है। हाथ से तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे कभी नहीं जलूंगी, और मैं भी आपको अपनी बड़ी बहन ही मानती हूँ। शिल्पा थोड़ा सा उठकर नेहा को गले लगा लेती है। दीदी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मेरा ना हमेशा से मन था कि मैं किसी के प्लास्टर पर कुछ लिखूं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे प्लास्टर पर लिख दो। नेहा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो मारकर उठाती है और शिल्पा के पैर पे प्लास्टर पर धीरे से लिखती है, आई लव यू दीदी। शिल्पा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं।